हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं ओशनोलॉजी और आज हमारी क्लास नंबर 6 है जिसमें पढ़ेंगे महासागरीय तापमान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो ये तापमान वाला टॉपिक होगा ना, ये पूरा का पूरा जो ओशियंस है ना उनसे रिलेटेड होगा। यानी कि जो भी समुद्र का जो तापमान होता है ऊर्ध्वाधर या फिर क्षैतिज, वो है ये टॉपिक। ये नहीं है कि नॉर्मल जो टेम्परेचर के बारे में हमने जो पहले पढ़ा था वही फिर से है, नहीं। ये ओशियन से रिलेटेड जो भी टेम्परेचर होगा उसके बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिख रखे हैं। ये एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन है। देखो, सागर और महासागरों में पृथ्वी के जल का कितना है? 70.8% जल पाया जाता है। देखो, हमें ना शुरू से 5th-6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो ओशियंस हैं और जो पॉन्ड्स वगैरह हैं, यानी कि जो भी हमारा वाटर है अर्थ पर, वो कितना है? 71%। ठीक है, और ये राउंड फिगर में हम 71% पढ़ रहे हैं, लेकिन ये अगर मान लो इसको एग्जैक्ट देखें तो कितना है? 70.8% जो जल है वो पाया जाता है हमारी अर्थ पर। जो ये ओशियंस हैं, लेक्स हैं, सागर हैं, महासागर हैं, जो छोटे मोटे जितनी भी जो पानी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी ना, चाहे वो नदियाँ हों, तालाब हों, ये सारे के सारे मिला के, और तब है 70.8% जल पाया जाता है। ठीक है, आगे है पृथ्वी का जो तापमान है ना, उसका एकमात्र स्रोत क्या है? हमारी अर्थ पर हमें टेम्परेचर कहाँ से प्राप्त होता है? सन से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे है जब महासागरीय जल पर दबाव पड़ेगा तो क्या होगा? वो महासागरीय जल गर्म हो जाएगा। जो भी ओशियंस में जो भी पानी है उस पर अगर मान लो प्रेशर आएगा तो वो पानी जो है वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात और है, वो जहाँ पे भी मान लो ये ओशियन है, इसके इस पार्ट पर प्रेशर पड़ा तो यहाँ का तो जल गर्म हो गया, लेकिन ये वाला जो और बचा है ना, उसका गर्म नहीं होगा। जिस पर प्रेशर पड़ेगा जिस पार्ट पर, वही जल गर्म होगा। ठीक है, इसीलिए जो ओशियंस होते हैं वहाँ पर पूरे के पूरे ओशियन में एक जैसा टेम्परेचर नहीं पाया जाता है। आगे देखिए, जो भी मौसम बदलते हैं, सीजन्स हैं, उनके प्रभाव से भी जो तापमान है, जो पानी का, जो ओशियंस हैं, उनके वाटर का टेम्परेचर बदलता रहता है। और जो दिन रात है उनके प्रभाव के कारण भी बदलता रहता है। अच्छा, जो मौसमी घटनाएं हैं उनके कारण भी टेम्परेचर बदलता है। अब इन तीनों पॉइंट्स को देखो आप, क्या होगा? मान लो सीजन्स बदल रहे हैं, गर्मी का मौसम आ रहा है तो टेम्परेचर अधिक है, तो ओशियन का भी टेम्परेचर अधिक होगा। इसके विपरीत जैसे सर्दियों का मौसम आया तो क्या होगा? जो पानी है वो भी ठंडा हो जाएगा। आगे है दिन रात। दिन रात का कैसे? रात को क्या है कि सनलाइट नहीं होती और दिन में सनलाइट होती है, तो जो सनलाइट होगी उसी के कारण तो टेम्परेचर बढ़ता है ना, अर्थ पे भी, चाहे ओशियंस हो, कहीं पे भी हो। तो दिन के समय टेम्परेचर अधिक है तो फिर ओशियंस का भी टेम्परेचर अधिक होगा, वाटर का भी टेम्परेचर अधिक होगा। और रात के समय जब सनलाइट नहीं मिल रही और टेम्परेचर नहीं है तो पानी का तापमान भी कम होगा। मौसमी घटनाएं कैसे प्रभावित करते हैं ये देखो। देखो, मान लो अगर हमारा वायुमंडल साफ है तो क्या होगा? जो सनलाइट है वो ज़्यादा आ पाएगी। और अगर मान लो कुआसा छाया या फिर पोल्यूशन है तो क्या होगा? वहाँ पे कम लाइट आ पाएगी, और कम लाइट के कारण जो टेम्परेचर होगा वो कम ही रहेगा। ये जो लाइट कम आई तो टेम्परेचर बढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, और जो मौसमी घटनाएं, जैसे मान लो बारिश आ गई, आंधी तूफान आ गया, अगर मान लो बारिश आ रही है तो क्या होगा? ऊपर से मान लो यहाँ का टेम्परेचर है ओशियन का वो अधिक है और ऊपर से गिर रही है बारिश, तो जो ये टेम्परेचर था ये टेम्परेचर कम हो जाएगा ओशियन वाला जहाँ पे बारिश गिरी है। ठीक है ना, ये था, ये तीनों पॉइंट हो गए हमारे। अगला है, ये देखिए फ्रेंड्स, ध्रुवों पर जो जल होगा उसका टेम्परेचर कम, और जो इक्वेटर पर यानी कि भूमध्य रेखा पर जो भी पानी होगा उसका जो टेम्परेचर वो अधिक होगा। कैसे? हमने देखो, पहले तो ये वाला डायग्राम देख लो, हमने पहले भी पढ़ रखा है बहुत बार कि इक्वेटर पर जो सन होगा उसकी सीधी किरणें आएंगी और जो पोल्स होंगे उन पर तिरछी किरणें जाएंगी। तो इक्वेटर पर सीधी किरणें आ रही हैं तो यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर अधिक होगा, और जो पोल्स है वहाँ पर जो सनलाइट है वो कम जा पा रही है तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। इसी तरह जो पानी होगा वो भी पोल्स पर कम ठंडा कम गर्म होगा, और जो इक्वेटर वहाँ पे ज़्यादा गर्म होगा। और पोल्स पर तो लाइट कम होती है इसलिए वहाँ पे तो जो पानी है वो जम जाता है बर्फ़ के रूप में। आगे है लवणता की अधिकता है तो अधिक देखो,
लवणता की अधिकता होगी तो टेम्परेचर अधिक होगा, और लवणता कम होगी तो टेम्परेचर कम होगा। देखो जो भी लवणता होती है ना समुद्र के पानी में, वो एब्जॉर्व करती है हीट को। हीट अगर एब्जॉर्व होगी तो क्या होगा, पानी गर्म हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे पानी जहाँ पे लवणता अधिक होगी वहाँ पे फिर अधिक टेम्परेचर होगा। इसी तरह से जहाँ पे कम लवणता होगी तो कम जो सनलाइट है वो एब्जॉर्व हो पाएगी, और वहाँ का टेम्परेचर उसकी अपेक्षा कम होगा जहाँ पे अधिक लवणता है, ठीक है। आगे है गहराई की अपेक्षा ऊपरी जो टेम्परेचर होता है वो अधिक होता है। देखो जो गहराई पर जाएंगे तो सनलाइट जो होती है वो एक लिमिट होती है उसकी, जैसे 180 मीटर तक जो सनलाइट होगी ना वो पानी के नीचे तक जा पाएगी, उससे नीचे नहीं जा पाएगी। तो ऊपर वाले पानी को तो गर्म कर देगी, नीचे वाला ठंडा रह जाएगा। तो टेम्परेचर कहाँ अधिक हुआ, ऊपरी जो ओशियन का जो ऊपरी पार्ट है ना वहाँ पे तो पानी गर्म हो गया, और जो नीचे वाला भाग था वहाँ पे ठंडा रह गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी सागर होते हैं ना वो चारों ओर से जब लैंड से घिरे होते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे लवणता बढ़ जाती है, और लवणता बढ़ेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इसका एग्जाम्पल है काला सागर, ठीक है। आगे देखिए, जो समुद्री जल को प्रभावित करते हैं वो कौन से कारक हैं। देखो सबसे पहले है अक्षांश। अक्षांश का क्या है फ्रेंड्स, देखो जो भी इक्वेटर होगा वहाँ पे क्या होगा, अधिक सनलाइट है, तो अक्षांशों पर क्या होगा, अधिक सनलाइट पड़ेगी, टेम्परेचर अधिक होगा, पानी भी अधिक गर्म होगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो गर्मी पहुँचेगी ज़्यादा, वो कहाँ पहुँचेगी, वो यहाँ पहुँचेगी, ठीक है, इसके आसपास के क्षेत्रों में, यानी कि 23.5 डिग्री मकर और कर्क रेखाओं पर, ठीक है। इसके बाद ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ होगा, और जो पोल्स होंगे ना वहाँ पे तो बिल्कुल ही कम टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो एक बार हमने जो लिख रखा वो देख लेते हैं। देखो ये देखो मकर रेखा पर और जो कर्क रेखा होती है वहाँ पे टेम्परेचर अधिक होगा, इक्वेटर पर टेम्परेचर अधिक होगा अगर हम अक्षांशों को देखें तो, ठीक है। और जो ये देखो 33 डिग्री अक्षांश तक का एरिया जो होगा वहाँ पर लगभग 88% सूर्य की किरणें पहुँचती हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इम्पोर्टेंट लिख लेना और याद कर लेना कि कहाँ तक जो सूर्य की किरणें हैं वो पहुँच पाती हैं सबसे ज़्यादा, 88% कहाँ तक, 33 डिग्री अक्षांशों तक, ठीक है। और जो निम्न अक्षांश होते हैं, निम्न अक्षांश यानी कि ये वाले, वहाँ पर टेम्परेचर अधिक, और उच्च अक्षांश ये वाले, यहाँ पर टेम्परेचर कम। उच्च यानी कि पोल्स और निम्न यानी कि इक्वेटर और उसके आसपास का क्षेत्र, ठीक है। आगे देखते हैं, बादल और स्वच्छ आकाश होते हैं। आकाश के समय सागर का जो जल होता है उसका टेम्परेचर बताते हैं। देखो मान लो बादल छाए हैं बादल छाएंगे तो सनलाइट कम आ पाएगी तो टेम्परेचर कम रहेगा। ओशियंस, मान लो अर्थ पर टेम्परेचर कम है तो फिर ओशियंस पर भी कम है, क्योंकि ओशियंस भी तो वहीं पे है ना, ओशियन पर भी सनलाइट नहीं आ रही है। अगर मान लो बादल छाए हुए हैं, थोड़ी सनलाइट आ रही है तो कम टेम्परेचर है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो स्वच्छ आकाश है, स्वच्छ आकाश होगा तो क्या होगा, स्वच्छ आकाश के कारण जो सनलाइट है वो अधिक आ पाएगी और अधिक गर्मी मिलेगी और पानी अधिक गर्म होगा। आगे है विकिरण, इक्वेटर पर अधिक होता है जो सौर विकिरण होता है वो, ठीक है। ये वही है जो हमने अक्षांशों पर पढ़ा था। आगे है दिन की अवधि। अगर देखो दिन लंबा होगा तो सूर्य ताप अधिक मिलेगा और पानी अधिक गर्म हो पाएगा, और दिन छोटा होगा तो सूर्य ताप कम मिल पाएगा और पानी कम गर्म हो पाएगा। आगे देखो विषुवत रेखा होती है, वहाँ पे 12 घंटे का तो दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, जो पानी का टेम्परेचर होगा वो अधिक होगा। आगे है भूगर्भिक ताप, यानी कि भूमि के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो। देखो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो 32 डिग्री की गहराई पर जो 1 डिग्री टेम्परेचर होता है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है। अगर मान लो हम समुद्र में 32 मीटर है, ये 32 मीटर की गहराई पर जाएंगे तो 1 डिग्री जो टेम्परेचर होगा ना वो बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि मान लो ये हमारा समुद्र है और इसमें हम नीचे की ओर जा रहे हैं 32 मीटर पर गए तो कितना हो गया, इस गहराई पर जाके जो ऊपर वाला टेम्परेचर था ना इससे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है, ठीक है। ये है, ये आता है क्वेश्चन कि कितने मीटर की गहराई पर जाने पर जो 1 डिग्री टेम्परेचर वो बढ़ जाता है, या फिर 32 मीटर की गहराई पर जाने पर टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है पानी का, ठीक है। आगे देखो जो पूरा का पूरा जो समुद्र होता है ना उसके जल का 1,000वां भाग जो होता है वो भूगर्भिक टेम्परेचर द्वारा ही गर्म हो पाता है। यानी कि जो हमने ये पढ़ा है ना कि 32 डिग्री की गहराई पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है 32 मीटर की गहराई पर, तो
ये 1 डिग्री टेम्परेचर किसके कारण बढ़ा था? भूगर्भिक टेम्परेचर, जो हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर था, जो अर्थ जो ये विकिरण कर रही है, परावर्तन कर रही है, उसके कारण, ठीक है। तो जो ये जल होगा जो समुद्र का, उसका केवल और केवल 1,000वां भाग ही इस भूगर्भिक ताप के द्वारा गर्म हो पाता है, ठीक है। आगे है गतिक ऊर्जा। देखो नाम से पता चल रहा है, गति यानी कि गति हो रही है, उसके कारण ऊर्जाएं मिल रही हैं। देखो धाराएं चलती हैं, जो भी करंट्स चलते हैं ओशन में, ज्वार आता है, ठीक है, इसके कारण पानी ऊपर नीचे होता है, ज्वार भाटा के कारण। तो क्या होगा? गति होगी पानी में गति होगी तो पानी गर्म होगा, ठीक है। आगे है समुद्री धाराएं। जो समुद्री धाराएं हैं ना, वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर मान लो समुद्र की जो धाराएं हैं वो ठंडी हैं, ठंडे एरिया से आ रही हैं, तो क्या होगी? जो समुद्र के पानी में मिलके उस पानी का टेम्परेचर कम कर देंगे। और अगर मान लो गर्म धारा आ रही है तो वो समुद्र के पानी में मिलके और उसको ज़्यादा गर्म कर देगी, टेम्परेचर बढ़ा देगी। तो देखो इसका एग्जाम्पल क्या है कि गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है ना, वो गर्म धारा है और यूरोप में ये बौछारें करती है, जबकि लेब्राडोर की जो धारा है वो ठंडी है, जिसके कारण बर्फ़ गिरती है, ठीक है। ये इसी तरह से समुद्र के पानी का टेम्परेचर भी बढ़ा और घटा देती हैं, जो ये धाराएँ होती हैं। आगे है फ्रेंड्स पवनों की दिशा। पवनों की दिशा देखो, हवा अपने साथ पानी को बहा के लेके जाती है, ठीक है। मान लो यहाँ से हवा इधर चल रही है ईस्ट की ओर, तो क्या होगा? इधर इसको धकेल लेगी, ठीक है। तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि मान लो गति हो रही है, तो गति होगी तो क्या होगा? पानी गर्म होगा, ठीक है। आगे देखते हैं ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन भी मेन कारण है। मान लो ऋतु परिवर्तन हो रहा है, ऋतु यानी कि मौसम में बदलाव आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो भी हमारा जो इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर होगा, तो ओशन के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा और ओशन का भी जो पानी है वो गर्म और ठंडा होगा ऋतु परिवर्तन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यही पढ़ा है हमने इसमें। आगे है लवणता। लवणता में क्या है कि मान लो अगर जो पानी है ओशन का वो अधिक खारा होगा, उसमें अधिक लवणता होगी, तो वो हीट को अधिक एब्जॉर्ब कर पाएगा। हीट एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। और लवणता कम है वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब इतनी नहीं कर पाएगा और वहाँ का टेम्परेचर कम रहेगा। ये है इसमें, ठीक है। देखो ये लिख रखा, कम लवणता इक्वल टू कम टेम्परेचर, ठीक है। आगे देखते हैं समुद्र जल का घनत्व। देखो जो समुद्र जल का घनत्व होता है ना, वो इनडायरेक्ट रूप से जो भी टेम्परेचर होगा ओशियन का, उसको प्रभावित करता है। अगर मान लो ठंडे पानी का घनत्व अधिक है तो गहराई में बैठ जाएगा वो जो पानी होगा वो, ठीक है। और गर्म पानी है उसका घनत्व कम है तो क्या होगा? वो ऊपर ऊपर फैलेगा। तो हमें क्या पता चला? घनत्व यानी कि मान लो पानी ठंडा है तो उसका घनत्व कितना होगा? अधिक होगा। ठंडा पानी होगा तो घनत्व अधिक होगा, और पानी जो होगा वो उसका जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा। और गर्म पानी होगा तो घनत्व अधिक होगा ना, सॉरी, गर्म पानी होगा तो घनत्व कम होगा। गर्म पानी का घनत्व कम होता है और वो हमेशा फैलता, गर्म होकर चीज़ फैलती है ना, तो अगर उसका घनत्व कम है तो क्या होगा? फिर टेम्परेचर अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। आगे है ये 3 पॉइंट और देखो, एक एक नंबर के क्वेश्चन है तीनों के तीनों। विषुवत रेखा पर समुद्र जल की जो ऊपरी सतह होगी उसका टेम्परेचर होगा 26 डिग्री सेल्सियस। जो विषुवत रेखा है वहाँ पे होगा, ओशियन की जो ऊपरी सतह होगी ना, उसका टेम्परेचर होगा 26 डिग्री सेल्सियस। और जो 60 मीटर की गहराई पर जाएंगे विषुवत रेखा पर ही हम, तो क्या होगा? ये तो ऊपरी सतह का था 26 डिग्री सेल्सियस, और उसके नीचे हम 60 मीटर की गहराई पर जाएंगे तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और लास्ट में एक ऐसी गहराई आएगी, नीचे ही हम गहराई पर जाते जाएंगे तो क्या होगा? वो टेम्परेचर जो होगा ना वो रुक जाएगा एक ही। जैसे मान लो ये 20 था, आगे मान लो और कम हो गया, फिर क्या होगा? एक ऐसा प्लेस आएगा वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा ना वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। आगे है हिमखंडों का प्रभाव। जो भी हिमखंड आते हैं, जो बर्फ़ के टुकड़े आते हैं, उसका क्या प्रभाव होगा? बर्फ़ ठंडी होती है हमें पता है, तो क्या होगा? जिस भी एरिया में ओशियन में जो ये बर्फ़ के जो टुकड़े जाएंगे ना, वो वहाँ के पानी को ठंडा कर देंगे। एग्जाम्पल देखिए, लेब्राडोर की जो ठंडी धारा होगी वो अपने साथ भारी भारी क्या लेके आएगी? बर्फ़ के टुकड़े लेके आएगी, शिलाखंड लेके आएगी। तो उसके कारण क्या होगा? वो शिलाखंड होंगे धीरे धीरे मेल्ट होंगे ओशन के वाटर में जाके, और वहाँ जहाँ पे वो शिलाखंड मेल्ट होंगे उस पानी का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, आगे है समुद्री जल का जो तापमान है उसका क्षैतिज वितरण। क्षैतिज यानी कि ये इक्वेटर है, जैसे ये इस तरह से जो वितरण होगा वो होगा क्षैतिज वितरण। देखो इसमें क्या होगा? देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक, कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अगर हम जाएंगे ना, यहाँ से इधर जाएंगे, यहाँ से इधर जाएंगे,
तो प्रत्येक अक्षांश पर औसतन आधा डिग्री जो टेम्परेचर होगा ना वो कम हो जाएगा। भूमध्य रेखा से और ध्रुवों की ओर जाने पर प्रत्येक अक्षांश पर आधा डिग्री जो टेम्परेचर होगा वो कम हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आगे है दक्षिण गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक टेम्परेचर होता है, ठीक है। और जो दक्षिण गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक टेम्परेचर होगा, और इस जो टेम्परेचर को है वो हम किससे दर्शाते हैं, समताप रेखाओं से, आइसोथर्म्स के द्वारा हम जो टेम्परेचर होता है उसको दर्शाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। हिंद महासागर में 15 डिग्री सेल्सियस जो है ना, जो समताप रेखा है वो अधिकतम जो टेम्परेचर है उसको दर्शाती है, ठीक है, 15 डिग्री। आगे है, ये देखिए, विषुवत रेखा के उत्तरी जो भाग होते हैं वहाँ पे जो समताप रेखाएं होती हैं ना वो तट की अपेक्षा निकटवर्ती जो आसपास का जो लैंड एरिया होता है ना वहाँ पर मानसून लेके आता है। और जो हिंद महासागर होता है ना उसमें मानसून का जो आना होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालता है। मानसून आएगी तो क्या होगा, वहाँ पे ठंडा जो टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, ठंडा पानी हो जाएगा। आगे है जो दक्षिणी महासागर यानी कि जो हिंद महासागर का जो नीचे का एरिया है ना वहाँ पे क्या होगा, समताप रेखाओं का वितरण जो होगा अक्षांशों के अनुकूल रहता है, ज़्यादा नहीं बदल पाता, ठीक है। यानी कि देखो इस तरह है, और जो ये अक्षांश हैं तो यहाँ पे जो टेम्परेचर इस अक्षांश से इस अक्षांश तक इस तरह जाएगा तो वो ज़्यादा नहीं बदल पाएगा, वो लगभग समान सा ही रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो पाता है। आगे है अटलांटिक महासागर में जो भी टेम्परेचर होगा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है किसके कारण, ठंडी जो जलधाराएँ आती हैं, जैसे लेब्राडोर की धारा आ गई, गल्फ स्ट्रीम की धारा आ गई, इनके कारण क्या होगा, ये धाराएँ आएंगी और अटलांटिक जो महासागर है ना उसके पानी में मिलेंगे और पानी का टेम्परेचर कम कर देंगी, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है प्रशांत महासागर का जो टेम्परेचर होगा वो कैसे प्रभावित होता है। देखो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ना प्रशांत महासागर में वो अधिक नहीं बदलता, और यहाँ की जो समताप रेखाएं होंगी जो टेम्परेचर दर्शाती हैं वो अक्षांशों के साथ साथ चलती हैं। जो प्रशांत महासागर है उसमें जो भी समताप रेखाएं हैं उसकी वो अक्षांशों के साथ साथ चलती हैं, और जो इस पे प्रभाव पड़ता है जो टेम्परेचर का वो कहाँ पड़ता है, वो जल पर यानी कि समुद्री भाग पर न पड़ के, और जो भूमि का जो भी लैंड एरिया है ना वहाँ पे ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है टेम्परेचर का। आगे है जो क्षैतिज वितरण है उस पर सूर्य का प्रभाव देखने को मिलता है। कैसे, देखो ये वही है 0 डिग्री इक्वेटर, फिर ये पोल्स हैं, और 0 डिग्री इक्वेटर से देखो यहाँ पे हम 0 डिग्री इक्वेटर से 23.5 डिग्री कर्क और मकर रेखाओं की ओर चले गए। फिर क्या होगा, यहाँ तक 88% जो टेम्परेचर था वो अधिक मिलेगा। फिर पोल्स की तरफ हम जाते जाएंगे तो पोल्स की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे वो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा। तो यही है जो क्षैतिज वितरण है ना उस पर सूर्य का प्रभाव देखने को मिलता है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो 0 डिग्री इक्वेटर है वहाँ पे अधिक, उसके साथ साथ वाले एरिया पर भी थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, फिर पोल्स पर कम होता है। तो ये है क्षैतिज वितरण। आगे है ऊर्ध्वाधर वितरण, जो भी समुद्र का जो टेम्परेचर होगा उसका ऊर्ध्वाधर वितरण। देखो महासागर में गहराई पर जो टेम्परेचर होगा वो कम होता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। महासागर में गहराई पर जो पानी है, जैसे 180 मीटर था पानी, 180 मीटर के बाद हम नीचे जाएंगे तो वहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पाएगी, तो पानी का टेम्परेचर वहाँ पे कम होगा, ठीक है। आगे है समुद्र का जल गतिशील रहता है। हाँ, समुद्र का पानी हमेशा ही गतिशील रहता है, इसमें ज्वार भाटा भी आता रहता है, ओशन करंट्स भी चलते रहते हैं, ठीक है। आगे है फ्रेंड्स, सभी महासागरों के अध्ययन से क्या पता चला कि जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे ना नीचे तो जो तापमान की जो दर होगी वो कम पाई जाती है, ठीक है। हमने पहला पॉइंट पढ़ा था यही कि सभी महासागरों का अध्ययन किया गया, उससे हमें पता चला कि नीचे नीचे हम गहराई पर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा। लेकिन एक प्रत्येक महासागर में जो ये टेम्परेचर की दर होती है ना ये अलग अलग होती है, क्योंकि प्रत्येक जो महासागर जहाँ पे भी लोकेटेड है वहाँ का इन्वायरमेंट अलग अलग होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, खुले महासागर में 100 मीटर की गहराई के साथ तापमान धीरे धीरे कम होता है, लेकिन 300 मीटर की गहराई पर अचानक से जो टेम्परेचर होगा उसमें तीव्र गिरावट आ जाती है। अगला है भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा के महासागर की ऊपरी जो सतह होगी वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा, लेकिन गहराई पर जाएंगे जब हम 1080 मीटर की गहराई पर चले जाएंगे तो केवल 4 डिग्री सेल्सियस ही रह जाता है। लेकिन जो भूमध्य रेखा का जो भी ओशियन होगा जो भूमध्य रेखा पर है तो क्या होगा, वहाँ पे
ऊपरी जो पार्ट होगा ना पानी का, ऊपरी जो हिस्सा होगा ओशियन वाटर का, वो 26 डिग्री के आसपास उसका टेम्परेचर होता है। लेकिन 1080 मीटर की गहराई पर जब हम चले जाएंगे तो वो टेम्परेचर केवल 4 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा। क्यों? हमने अभी अभी पढ़ा था कि भूमध्य रेखा पर सनलाइट अधिक आएगी तो ऊपरी हिस्सा जो होगा वो अधिक गर्म होगा। लेकिन हम कितने मीटर की गहराई पर जाने के बाद, हमने अभी पढ़ा था कि 180 मीटर की गहराई पर जाने के बाद जो सनलाइट है वो हमें नहीं मिलती ओशियन में। ओशियन में 180 मीटर की गहराई के बाद जो सनलाइट नहीं पहुंच पाती तो वहाँ का टेम्परेचर तो कम ही रहेगा ना ऊपर की अपेक्षा। आगे है नेक्स्ट पॉइंट है कि सूर्यताप का सीधा प्रभाव पड़ता है ओशियन वाटर के ऊपर। कैसे? जो सूर्यताप मिलेगा हमें ओशियन वाटर पर तो क्या होगा, ओशियन वाटर गर्म हो जाएगा और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और सूर्यताप कम मिलेगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। थर्ड पॉइंट है वर्षा। वर्षा, समुद्रों के जिन तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है ना, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो पहले से कम हो जाएगा। मान लो हमने पहले भी पढ़ा, देखो अगर ये ओशियन है, ऊपर से बारिश हो रही है तो क्या होगा, ये ऊपर वाला जो जल होगा इसके साथ मिलके, और जो बारिश का पानी तो ठंडा होता है, वो क्या कर देगा, ओशियन वाटर का जो टेम्परेचर है उसको कम कर देगा। अगला है ध्रुवीय प्रदेश। यहाँ पर जो धरातल का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री से भी कम होता है ध्रुवीय प्रदेशों में, जो पोल्स एरिया होते हैं वहाँ पे। पोलर एरिया में क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री से भी कम होगा, और जो गहराई होती है वहाँ पर भी क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। तो वहाँ पे जो ओशियन होगा उसका जो टेम्परेचर होगा वो पानी का बिल्कुल ही कम होगा। आगे ये था हमारा ऊर्ध्वाधर वितरण। आगे देखिए, ये जॉन मर्रे महोदय ने एक तालिका दी है टेम्परेचर से रिलेटेड, जो भी ओशियन का जो भी टेम्परेचर था उससे रिलेटेड है। देखो ये 6 क्वेश्चन बन गए हैं। देखो फर्स्ट है 200 मीटर की गहराई पर टेम्परेचर जो होता है ओशियन वाटर का वो होता है 16.4 डिग्री सेल्सियस। फिर है 400 मीटर पर होता है 10 डिग्री सेल्सियस, और 1000 मीटर की गहराई पर जो टेम्परेचर होगा ओशियन वाटर का वो होगा 4.5 डिग्री सेल्सियस। 2000 मीटर की गहराई पर होगा 2.3 डिग्री सेल्सियस। 3000 पे 1.8 डिग्री, 4000 पे 1.7 डिग्री। देखो यहाँ पे बहुत कम डिफरेंस है ना, एक ये देखो इन दोनों में 1.8 और 1.7 डिग्री में बहुत ही कम डिफरेंस हुआ यहाँ पे 3000 और 4000 मीटर की गहराई पर। तो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि ज़्यादा गहराई पर हम जाएंगे ना तो जो टेम्परेचर होगा उसकी दर लगभग स्टेबल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए ये पॉइंट और देखिए, ऐसे समुद्र जो लैंड एरिया से घिरे होते हैं और एक पतली नाली के द्वारा अन्य किसी चीज़ से जुड़ गए, मान लो किसी और समुद्र से जुड़ गए, या फिर पानी का अलग एरिया था थोड़ा सा वो कट के, और चारों ओर से तो वाटर से गिरा था, लैंड से गिरा था समुद्र, और थोड़ा सा पानी था जो उसी समुद्र का वो बचा रह गया, तो वो नाली की तरह दिखाई दे रहा है। वो ये वाला जो एरिया है, ये काला सागर जो है वो इसी प्रकार से है। और हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जो काला सागर है उसमें लवणता की मात्रा अधिक है। अच्छा आगे देखो, जो टेम्परेचर होगा यहाँ का, जो काला सागर होगा वो क्या होगा, अधिक मिलेगा। क्यों? क्योंकि लवणता अधिक है। तो क्या है 300 मीटर की गहराई पर जाएंगे ना, ये काला सागर है यहाँ पे, तो 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। और जब 4270 मीटर की गहराई पर जाएंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर 1.7 डिग्री। हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि 4000 मीटर की गहराई पर 1.7 डिग्री सेल्सियस बताया था मर्रे महोदय ने। तो यहाँ पे आके और ज़्यादा गहराई पर ये टेम्परेचर स्टेबल हो गया है फ्रेंड्स। ठीक है, देखो 300 मीटर पे तो था 12 डिग्री सेल्सियस, और जब 4000 से ऊपर चले गए तो 1.7 डिग्री सेल्सियस। नीचे गहराई में गए पहले टेम्परेचर कम हुआ, फिर एक गहराई ऐसी आई वहाँ पे आके वो टेम्परेचर स्टेबल हो गया। ये था फ्रेंड्स हमारे ओशन का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज जो भी तापमान का वितरण था वो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। बाय बाय।